नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास का 65 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 70वें बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3 के लिए महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक भर्ती है इसका एग्ज़ाम जून 2024 में होगा। साथ ही आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक 1 और 2 में जितना सवाल पूछा गया था उसे भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। ये आपके वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद वीडियो नंबर 2 इसका अपलोड किया जाएगा, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत है इसमें टोटल आपके 110 प्रश्न हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, तो एक तरीके से आपका जो मध्यकालीन भारत है वो पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, तो न्यू घटना चक्र बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जनजाति से इसका संबंध था और बचपन में इसे निसापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काकी ने एक दास के रूप में खरीदा था और बाद में इसे गजनी लाया गया, जहां इसे मोहम्मद गौरी दास के रूप में खरीद लेता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां बोला जाता है, क्योंकि जो कुरान का पाठ है इसे बहुत सुरीली ढंग से करता था। इस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां बोला गया है। अगला पॉइंट इसमें है कि वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी के मृत्यु के 3 महीने बाद जून 1206 में करवाया था। और आपको ध्यान रखना है कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट करता है। आपसे पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति किसके द्वारा दी गई? तो गयासुद्दीन के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? तो 1208 में दिया गया था। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो कहाँ थी? लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। तो एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। तो यहाँ पर लिखा गया है, अपने उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों को दान देने वाले के नाम से पुकारा गया है। तो आपसे भी सवाल पूछ सकता है कि लाख वक्स किसे बोला गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि लाखों का धन आपके दान करता था। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। सिंपल याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे कुरान खां भी और लाख बख्श भी बोला जाता था। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि हसन निजामी ने किस पुस्तक की रचना की थी? ताज उल मासिर पुस्तक की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली में करवाता है कुब्बत उल इस्लाम जब मस्जिद का, जबकि अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाता है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ध्यान से याद रखिएगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो भी आपने देखा कि इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को।
बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। इसके बारे में जान लीजिए। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछता है। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा के अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक का नाम क्या है। तो तबकात-ए-नासरी आपकी किताब का नाम है, जिसमें बिहार में जो हमला करता है उसका जिक्र किया गया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो तबकात-ए-नासरी में प्राप्त हुआ है। तबकात-ए-नासरी में प्राप्त हुआ है और इसके लेखक का नाम कौन है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज आपके इसके लेखक का नाम है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो किसके द्वारा किया गया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक आपके हैं इब्न बख्तियार खिलजी था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसका? तो इल्तुतमिश का। इसे दोबारा देखिएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसके बारे में बोला गया है? तो इल्तुतमिश के बारे में बताया गया है। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो आपको ध्यान रखना है, ये नियुक्त किया गया था मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप पे हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो यह शब्द बोला गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा बोला गया है। बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ध्यातव्य है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो किसके बारे में लिखा गया है? तो अकबर के बारे में लिखा गया है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा है? यह शब्द किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह शब्द लिखा गया है आपका ए.एल. श्रीवास्तव के द्वारा। ए.एल. श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। इसे पढ़ लीजिएगा एक बार यहाँ पर अब भी कि ए.एल. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखता है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बलबन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसे पढ़ लीजिए एक बार। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कि बलबन किससे बोला था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है? तो आपको याद रखना है, अपने पुत्र बुगरा खां से ये बात बोला था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था लौह एवं रक्त की नीति। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये किया था बलबन के शासनकाल के दौरान, बलबन के शासनकाल के दौरान किया था। तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल के अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां भाग गया। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर जो है किसका नियंत्रण स्थापित कर दिया? राज का। पहले क्या था, जो धर्म था उसका नियंत्रण राज पर होता था, लेकिन जो आपके अलाउद्दीन खिलजी है उल्टा कर दिया, राज का नियंत्रण धर्म पर कर दिया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई आचका नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनिन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो देखिए, खलीफा की शक्ति का विरोध कोई नहीं करता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, उसका नाम क्या है? तो जफर खां उसका नाम है। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये आपके जो है किसके द्वारा प्रस्ताव दिया गया था? तो ये प्रस्ताव दिया गया था आपके शेर खां के द्वारा। ठीक है, शेर खां के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था, जिसे शेर शाह भी बोला जाता है बाद में। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? जो आपके रानी पद्मिनी है, उनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह उनके पति का नाम है। ठीक है, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी
शैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैवा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी की कहानी आपकी बनती है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक बार आप देख लीजिए कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1206 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ये विकसित हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में करवाया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार के यह आपके निकट में था। इसका निर्माण जो है अलाई दरवाज़ा का लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है ना। अगला पॉइंट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। एक आपकी खैराती अस्पताल था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये दिलवाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिलवाया गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में है। बोला जाता है कि 1,80,000 के आसपास आपके गुलाम थे, ठीक है ना। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो गुलाम था उसके देखभाल के लिए एक अलग आपके विभाग बनाया गया। दीवान ए बंदगान बनाया गया था, एक अलग विभाग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो ये उपाय किया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो फिरोज शाह तुगलक है टोटल आपके 1200 बाग लगवाया था। साथ ही जो अलाउद्दीन खिलजी का 30 पुराने बाग था उसे फिर से लगवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय सेकेंड के शासनकाल में आया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो देवराय सेकेंड है विजयनगर के संगम वंश का शासक है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकेंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय सेकेंड के शासनकाल का वर्णन किया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसके बाद आपका सैयद वंश का राज स्थापित होता है। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में। तो तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तो याद रखिएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन है। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में
उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये बसाया गया है सिकंदर लोदी के द्वारा। 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के उपनाम से सिंहासन पर बैठा है। पहले इसका नाम निजाम खां था। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। किनारे आगरा नामक नवीन नगर आपके बसाता है, ठीक है। इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में प्रारंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुक्त भोजन की व्यवस्था की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंते सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बड़ा शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सारे पॉइंट आपके भी आई थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया है। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण में किया गया तो उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी राजधानी हम्पी है। अब बोलेगा कि हम्पी किस नदी किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। उस शासक का नाम क्या है? तो उसका नाम है हरिहर सेकेंड। क्या नाम है? हरिहर सेकेंड उसका नाम है। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। 1370 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर सेकेंड की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिव उस समय देखिए एक विरूपाक्ष मंदिर था जो शिव का मंदिर था, तो शिव का उपासक था हरिहर सेकेंड, ठीक है। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। आपसे पूछेगा कि जो कुतुब शाही वंश है इसकी स्थापना कौन किया था? तो कुली कुतुब शाह ने आपके कुतुब शाही वंश की स्थापना किया था। जब कृष्ण देव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुट्टूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा बारंगल, कोडबिदु आदि के किले आपके जीत लिया। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्ण देव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाह की सेना आपके पराजित होती है। आपसे एक पॉइंट पूछेगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है, पूरे विजयनगर साम्राज्य है, उसमें कितना वंश शासन किया? तो आप लोग बताइएगा 4 वंश। और 4 वंश का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो आपके 4 वंश है, 4 वंश में सबसे जो प्रतापी शासक है, सबसे महान शासक कौन है? तो कृष्ण देव राय आपके सबसे महान शासक है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर,
और व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए गए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड से भी आपके विजयनगर साम्राज्य को आपको राजस्व मिलता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। विस्ट भूमि कर था, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विस्ट अगर जो यूपीएससी देते होंगे तो याद रखिएगा, विस्ट भूमि, जो विस्ट है उसे बोलते हैं भूमि कर। नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था, है ना, 98 कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो हम्पी में मिला है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में स्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। कब शामिल किया गया है? तो 1986 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब शामिल किया गया है? 1986 में, ठीक है ना। अच्छा, खोजा किसके द्वारा गया था? तो आपको याद रखना है कि 1800 ईस्वी में जो है ये खोजा गया था मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? मैकेंजी के द्वारा खोजा गया था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो किससे संबंधित है? तो रक्षा विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आरिज ए मुमालिक का विभाग ही क्या कहलाता था? दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी आपकी रायगढ़ थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित जिनका नाम है विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? जो कि बहमनी राज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया है, अलाउद्दीन हसन के द्वारा। दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बोलेगा कि जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1347 में इसका स्थापना होता है। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो बहमनी साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। उसका नाम अहसानाबाद जो आपके गुलबर्गा था, बाद में इसका नाम को अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, और बाद में ये सारे आपके अलग भी हो जाते हैं। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी आपके सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? जो सरजामी प्रथा है इसका संबंध है मराठा भूराजस्व प्रथा से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो कौन इंगित करता है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर? तो इसमें समझिएगा आप खराज, उसके बाद उस्र, मुक्तई, ये तीनों आपके भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है। जबकि जो खुम्स है ये लूट का माल है। क्या है? लूट का माल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता ही है। खराज उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स या खम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। क्या था? लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज की जनता से लूट से प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो किसके द्वारा दावा किया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दावा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूराजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भूराजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भूराजस्व उपज की 1/3 से 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% की ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में जो आपके विकल्प है सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है अंतिम उत्तर में से सी माना है। तो सी आप देख लीजिए, सी आपके हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये पहले आया था और पहले लागू किया था, इस कारण से इसका आंसर आपके सी दिया गया है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये आपके बाद में आता है और बाद में लागू करता है 50% आपके राजस्व। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इनका संबंध जो है किस संप्रदाय से? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से इनका संबंध है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें ध्यान रखना है कि ये किया गया था आपके इस्लाम शाह और शेर शाह के द्वारा। इस्लाम शाह और शेर शाह के द्वारा, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। पूछेगा इस्लाम शाह कौन था? तो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि इसका जो बिहार लोक सेवा आयोग है इसका आंसर क्या माना है? ई है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे है? तो राज कानून से इसका संबंध है। जवाबित का संबंध राज के कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? किन किन धातु का आपके बना हुआ था? जो टंका था चांदी का बना हुआ था, ससगनी चांदी का, और आपके जीतल आपके तांबा का बना हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक टंका एवं जीतल का अनुमान, अगर एक टंका है तो उसमें आपके 18 जीतल आ जाएगा। ठीक है, 18 जीतल आपके आ जाएगा। और यहाँ पर आप समझें कि टंका कौन था? तो टंका आपके चांदी था, जबकि जीतल क्या था? तांबा था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में जो है कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से आपके प्रारंभ होता है। तो विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंच रक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मिनहाज उस सिराज था। मिनहाज उस सिराज था। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था,
जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने जो है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो 1178 में मोहम्मद गौरी 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का आहिलबाड़ चालुक्य शासक मूलराज सकेन था। उसने अपने भाई भीम टू को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के मैदान में भीम टू ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये भी ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, ये आपके गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जबकि जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना आपकी विजयी रहती है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो इसका इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, गांव के सरपंच के लिए। तबकात ए नासरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगलकालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुर की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो किसके द्वारा किया गया है? तो कृष्ण देव राय के द्वारा किया गया है, जो आपको बता चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक है और जो इसका शासनकाल है 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। मलिक कफूर, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कि होयसल की राजधानी कहाँ था? तो द्वार समुद्र था। और वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहला में लिखा गया है। आपको याद रखना है, जो मोरक्को का यात्री है
जिसका नाम है इब्न बतूता। ये रहीला नामक एक किताब लिखता है जो इसकी यात्रा वृत्तांत है। ये भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बीच में इसे जो इब्न बतूता है इसे मोहम्मद बिन तुगलक जेल में भी डाल देता है, लेकिन फिर बाद में रिहा कर दिया जाता है गलतफहमी दूर होने पर। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है। दोबारा देखिएगा कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है। तो ये आपके बनता है दक्षिणी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये इनकार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी से, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मासा की रचना किसने की थी। तो जो आपके 12 मासा है इसकी रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो आपको ध्यान रखना है जो उसकी मुख्य कारण था वो आपका था उसकी सैन्य कुशलता था। क्या था। सैन्य कुशलता था। ठीक है ना। आप पहले ही जान चुके हैं कि इसका युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। और साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट और भी देख ही लीजिए पूरा ऐसे कि पानीपत की पहली जो लड़ाई है 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दुर्दशा के संघर्ष में लीन हो जाता है ना। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। जो तुजुक ए बाबरी है ये आपके तुर्की भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है। तो बाबर के द्वारा लिखा गया है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन पूरा नाम याद रखेगा। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखा गया, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं है। तो क्या थी। तो फारसी थी। आपसे पूछेगा कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी। तो फारसी थी, जबकि किताब जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो तुजुक ए बाबरी बुक है इसमें कृष्ण देव राय के बारे में लिखा गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो कब किया था। तो ये किया था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना।